समंदर हमेशा से एक पुरअसरार दुनिया रहा है, जहां गहराइयों में दफन खजाने, पोशीदा जजीरे और कभी ना खत्म होने वाले राज छुपे हुए हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जो कभी आपकी नजरों से पोशीदा होती है और कभी एक खौफनाक हकीकत बनकर आपके सामने आ जाती है। समुद्री कज़ाकों का अहद वो दौर था जब जहाज़ों पर लूटमार, माल दौलत की जंग और समंदरी रास्तों पर तसल्लुत के लिए खूंरेज लड़ाइयाँ रोज़ का मामूल थीं। उन कज़ाकों के हमले सिर्फ एक कारनामा नहीं थे, बल्कि उनके पीछे एक दहशत छुपी हुई थी जो समंदर की गहराइयों में दफन माल दौलत के ख्वाबों को हकीकत में बदल देती थी। वो दौर था जब कज़ाकों की कटी फटी कश्तियों पर लहराती झंडियां, दरिया की लहरों पर उनका साया और उनके खूंखार हमले हर साहिल पर दहशत की अलामत बन चुके थे। किंग हैव से लेकर डजीन तक ये समुद्री जहाज और इनकी लूटमार एक ऐसा बाब थे जिसमें दौलत का हुसूल, कत्लो गारतगरी और बेरहम ताकत की नुमाइंदगी थी। लेकिन उन कज़ाकों का सफर सिर्फ मालो दौलत की जुस्तजू तक महदूद न था। वो एक निज़ाम, एक झंडे के तहत समंदर की हुक्मरानी की एक नई हकीकत कायम कर रहे थे। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाजरीन, 1715 का साल था जब एक हस्पानवी जहाज बेंडनबर्ग अपने ताजर मालो दौलत के साथ मगरबी इंडीज से स्पेन जा रहा था। एक निहायत कीमती काफिला जिसमें सोने के बक्से, चांदी की अशिया और जवाहरात शामिल थे, और उस जहाज का शुमार अपने वक्त के अजीम तरीन खजाना बरदार जहाज़ों में होता था। मगर उसका मुकद्दर कुछ और ही था। समंदर की पुरसुकून लहरें उसके लिए एक धोखा थी, जो दरअसल उसके लिए तबाही का पैगाम थी। बेंडनबर्ग अभी कुछ ही दूर आया था कि उसकी राह में एक दलेरी का पहाड़ खड़ा हो गया, और वो था हेनरी मगान, एक कज़ाक जिसका नाम समुद्रों में दहशत की अलामत बन चुका था। उसका जहाज था कैथरीन, जो समंदर में एक साए की मानंद था और उसके माथे पर खून का निशान था। मगान के कज़ाकों ने पहले तो उस जहाज को अपने साए में खींचा, फिर अपनी तेज रफ्तार कश्तियों के जरिए बेंडनबर्ग का रास्ता रोका, दरिया की खामोशी में गूंजती आवाजें, और फिर वो लम्हा जब कज़ाकों ने जहाज के बदन में सुराख कर दिया। हेनरी मगान के कज़ाकों ने एक ही झटके में बेंडनबर्ग को अपने कब्जे में लिया। कश्ती पर बैठे हस्पानवी मल्ला और अफसरान उससे पहले कि कुछ कर पाते कज़ाकों के हाथों में गिरे, और यह लम्हा एक तारीख बन गया। मगान की नजरें उस माल के अंबार पर पड़ी जिसका तखय्युल भी कोई इंसान न कर सकता था। दहशत और लालच के दरमियान वह लम्हा आया जब मगान ने अपने कज़ाकों को हुक्म दिया, माल से नहीं, खून से कुछ निकालो। और यह था मगान का अहद और उसका वादा कि वो खजाना लेगा और उसमें सुर्ख रंग शामिल होगा। कज़ाकों ने उस दिन लुटेरे बनकर बेंडनबर्ग की हर चीज को लूटा। सोने के सिक्कों के बक्से, चांदी के हिंडे और उसके साथ साथ जवाहरात जो सैकड़ों सालों की मेहनत से जमा हुए थे। वो दरिया की गहराई में उनके माल का खजाना गर्क हो गया और कज़ाकों ने अपना खूंखार जश्न मनाया। ये लूटमार ना सिर्फ उनके लिए एक बेपनाह कामयाबी थी, बल्कि समुद्री कज़ाकों की तारीख का एक संगे मील था। उस दिन के बाद हेनरी मगान का नाम एक खौफ की आवाज बन गया और बेंडनबर्ग का खजाना समंदर की गहराइयों में दफन हो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। और यह हमला तारीख के सफ़ात में इसलिए भी खास है कि इसमें लूटे जाने वाले माल की कीमत करोड़ों डॉलर्स तक जा पहुंची थी, और आज भी वो खजाना दफन है, शायद कभी दोबारा मिलने के लिए, मगर शायद वो राज कभी ना खुले। फिर दूसरा वाकया, सेंट जॉर्ज, एक अजीम हस्पानवी तजारती जहाज जो 1718 में स्पेन के साहिलों से मगरबी इंडीज के लिए रवाना हुआ। उसमें सोने, चांदी और कीमती जवाहरात का एक बक्सा रखा हुआ था जो सल्तनत स्पेन के खजाने की शान था। यह माल जितना कीमती था उतना ही इसका मुकद्दर भी खून आलूद था। समंदर की बेरहम लहरें और वह पुरअसरार पुरसुकून फजा जो किसी भी दूसरे जहाज की तरह मामूली लगती थी, इस जहाज के लिए तबाही का पैगाम लेकर आई। समंदर की गहराइयों में छुपे हुए खतरात, वह ताकतवर कज़ाक जिसका नाम एक दहाइयों तक समंदरों में गूंजता रहा, यानी चार्ल्स वाटसन। वह जानता था कि यह मौका कितना नायाब है, जिसे वंसन भी कहा जाता है। उस वंसन की कश्ती रियो स्पेन, जो हमेशा नजर से ओझल रहती थी, सेंट जॉर्ज के रास्ते की जानिब बढ़ी। उसकी नजर जहाज की मालो दौलत पे जमी हुई थी और उसके कज़ाकों का खून उस लूटमार के लिए तड़प रहा था। यह वो लम्हा था जब सेंट जॉर्ज पे हमला हुआ।
قزاقوں نے اپنے جہاز کو سینٹ جارج کے قریب لے کے آئے اور پھر وہ جو قیامت کا آغاز ہوا وہ تاریخ کے صفحات پر ایک خونریز نشان بن گیا۔ سینٹ جارج کے عملے نے مزاحمت کی، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ سمندر میں چھپے ہوئے قزاقوں کا مقابلہ کرنا کسی بھی طاقتور جنگجو کے بس کی بات نہیں ہوتا۔ وینسن کے قزاقوں نے نہ صرف جہاز پہ قبضہ کیا بلکہ اس کے عملے کو بندھوا بنا لیا، اور پھر وہ لوٹ مار شروع ہوئی جس کا تصور بھی انسان کے لیے خوفناک تھا۔ ہر بکسے میں سونا، چاندی کے سکوں کا انبار، قیمتی جواہرات، سب کچھ قزاقوں کے ہاتھوں میں آ گیا۔ وینسن نے کڑوی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے قزاقوں کو حکم دیا، اس مال میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، یہ سمندر کے مالک بننے کا موقع ہے۔ سینٹ جارج کا خزانہ اس وقت سمندر میں غرق ہو گیا تھا، لیکن اس کا اثر سمندری تاریخ پر ہمیشہ کے لیے چھوٹ چکا ہے۔ وہ غرق کیوں ہوا؟ اس لیے غرق ہوا سمجھا جاتا ہے کہ اس کی کبھی پہچان ہی منظر عام پہ نہیں آئی۔ سینٹ جارج کا لوٹنا سمندری قزاقوں کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک تھا۔ اس مال کی قیمت اس وقت کے حساب سے تقریباً $10 ملین کے قریب تھی، اور یہ حملہ نہ صرف وینسن کے قزاقوں کے لیے ایک فتح تھی بلکہ اس نے سمندری تجارت اور اس کے راستوں کو بھی ایک نئے خطرے کا سامنا کرایا۔ ایک معمولی سا تجارتی جہاز سینٹ جارج جو اپنے مال سے بھرا ہوا تھا، اس کے لوٹے جانے کے بعد سمندری قزاقوں کی دھاک پوری دنیا میں بیٹھ چکی تھی۔ 1695 کا سال، جب پرتگالی تجارتی جہاز اپرچو سمندر میں ایک طوفان کی طرح گزرنے کے لیے تیار تھا۔ اس جہاز میں وہ تمام قیمتی سامان تھا جس کے دنیا نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ سونے کے سکے، چاندی کے ہنڈے، جواہرات جو پرتگال کی سلطنت کے خزانے کا حصہ تھے۔ اپرچو سمندر کی گہرائیوں میں ایک عظیم خزانہ لے کے جا رہا تھا، اور اس کا مقصد صرف ایک ہی تھا، لندن پہنچنا، جہاں ان قیمتی مالوں کو دنیا بھر میں بیچنا۔ مگر تقدیر کے سینے میں کچھ اور ہی منصوبہ تھا۔ سمندر کی خاموش لہریں اس وقت اپنے راستے کی تعمیر کر رہی تھیں، اور اپرچو کو کچھ بھی معمولی نہیں لگ رہا تھا۔ مگر اس کے سفر کے آغاز کے ساتھ ہی سمندر کی گہرائیوں میں ایک بادل چھایا۔ یہ بادل کوئی طوفان نہیں تھا، بلکہ وہ خطرہ تھا جو سمندروں میں ہمیشہ کے لیے چھپ کے رہ جاتا ہے، اور وہ تھا قزاق جین سوان، جسے جان سوان بھی کہا جاتا ہے، جس کا نام سمندری تاریخ میں دہشت کی علامت تھا۔ جان سوان کے قزاقوں کی کشتی ہاربر کٹ ہمیشہ نظر سے اوجھل رہتی تھی، لیکن جب وہ اپرچو کے قریب پہنچی تو سچ میں وہ کشتی جیسے سمندر کے خون میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سوان اور اس کے قزاقوں نے اس دن کا انتخاب کیا، اور اس دن اپرچو کے عملے کو اس خوفناک حملے کا سامنا کرنا پڑا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اپرچو کی جو اس وقت مال بردار گاڑیاں تھیں، مالا مال اشیاء، سونے کے سکے قزاقوں کے ہاتھ لگ گئے، اور یہ لوٹ مار اتنی تیز تھی کہ جہاز کے عملے کو کچھ بھی کرنے کا موقع نہ ملا۔ سوان نے اپنے قزاقوں کا حکم دیا، جو کچھ ہاتھ لگے وہ ہمارا ہے۔ اس کے بعد اپرچو کا ہر خزانہ قزاقوں کے قبضے میں آیا، اور اس لوٹ مار میں $12 ملین تک کا مال لوٹا گیا۔ اپرچو کا مال جو اسپین اور پرتگال کے عظیم خزانے کا حصہ تھا، وہ بھی سمندر کی گہرائیوں میں غرق ہوا سمجھا جاتا ہے، اور یہ خوفناک سنسنی کی گواہی بنا، سمندری تاریخ کے صفحات پر ایک اور سیاہ نشان بنا۔ پھر سال تھا 1719 کا، جب پرتگالی تجارتی جہاز میکڈالن اپنی بھرپور دولت کے ساتھ ایک اہم تجارتی راستے پر سفر کر رہا تھا، اور یہ جہاز جنوبی افریقہ سے قیمتی مواد لے کر یورپ جا رہا تھا۔ سونا، چاندی اور وہ جواہرات جو کسی سلطنت کے خزانے کے لیے فخر کا باعث بنتے۔ میکڈالن کی لوڈنگ اس وقت کی سب سے بڑی لوڈنگ سمجھی جاتی تھی، اور اس کا مال عالمی تجارت کے لیے اہمیت کا حامل تھا۔ مگر تقدیر کی سیریز میں ایک اور خوفناک واقعہ چھپا ہوا تھا۔ سمندر کی گہرائیوں میں چھپے خطرات ہمیشہ ایک اندھیرے میں ہوتے ہیں، اور اس بار ان خطرات کا نمائندہ تھا جوناتھن بلیک بن، ایک ایسا قزاق جس کا نام سمندر میں دہشت کی علامت تھا۔ بلیک بن اپنے جہاز بلو ہارٹ پہ سوار تھا، جو کسی بھی تجارتی جہاز کے لیے ایک خوفناک سایہ تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ سمندر میں آ کر شکار کا انتخاب کرتا اور اس پر یوں حملہ کرتا جیسے وہ سمندر کا مالک ہو۔ جب میکڈالن اپنے سفر کے دوران سمندر کی ایک پرسکون لہر پہ چل رہا تھا تو بلو ہارٹ کی تیز رفتار کشتی نے اس کا پیچھا کیا اور ایک دم سے اس کے قریب پہنچ گئی۔ قزاقوں نے اپنے حملے کا آغاز کیا اور میکڈالن کے عملے کو اس حملے کے لیے تیار ہونے کا موقع نہ ملا۔ بلیک بن اور اس کے قزاقوں نے ان کی تمام دفاعی کوششوں کا ناکام بنایا اور میکڈالن کے پورے خزانے پہ قبضہ ہو گیا۔ ایک لمحے میں وہ تمام مال جو اس جہاز میں تھا، سونا، چاندی، جواہرات اور قیمتی سامان، قزاقوں کے ہاتھ آ گئے۔ جوناتھن بلیک بن نے اپنے قزاقوں کو حکم دیا تھا، اب ہم سب کا یہ مال ہے اور اسے کوئی واپس نہیں لے سکتا۔ وہ لمحہ سمندر کی تاریخ میں ایک سیاہ نشان بنا۔ میکڈالن کا خزانہ $15 ملین تک کی قیمت رکھتا تھا، جو اس دور کے حساب سے ایک غیر معمولی رقم تھی، اور یہ حملہ سمندری قزاقوں کے لیے ایک سنگ میل تھا، کیونکہ اس میں لوٹے گئے مال نے بلیک بن اور اس کے قزاقوں کو نہ صرف شہرت دی بلکہ یہ سمندری راستوں پر قزاقوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا غماز بھی تھا۔ اور اس حملے کے بعد
मैकडॉलन का खजाना कभी नहीं मिला। 1675 का साल, जब हस्पानवी तजारती जहाज पैसेंजर स्पेन के साहिलों से अपनी समुद्री मुहिम पर रवाना हुआ। उस जहाज में दुनिया के कीमती तरीन माल का जखीरा था। सोने के सिक्कों के कई बॉक्सेस थे, जवाहरात थे, चांदी के अंबार थे, जो एक सल्तनत के खजाने का हिस्सा बनने वाले थे। पैसेंजर का रास्ता तय था कि यह माल को जनूबी अमेरिका से लेकर यूरोप के तजारती बाजारों में पहुंचाया जाएगा और यह उस दौर के सबसे अहम तजारती जहाजों में शुमार किया जाता था। मगर तकदीर का कुछ और ही फैसला था। समुद्री रास्तों पर हमेशा एक खुफिया खतरा होता है, लर्किंग का, और पैसेंजर का सामना करने वाला वो खतरा था आर्चिबाल्ड रीस, एक अजीम कज़ाक जो समुद्र में दहशत फैलाने के लिए मशहूर था। रेस का जहाज ग्रेम फैनेक्स हमेशा गैर मुतवक्के रास्तों से आकर तजारती जहाज़ों का निशाना बनाता और उसका तरीका हमला इतना बेरहम था कि कोई भी जहाज उसके सामने ठहर नहीं पाता था। जब पैसेंजर का जहाज एक पुरसुकून समुद्री रास्ते पर चल रहा था, ग्रेम फैनेक्स जो था उसके पीछे आ पहुंचा। रेस के कज़ाकों ने एकदम से पैसेंजर के रास्ते को रोका और वो लम्हा आया जब जहाज के अमले को कज़ाकों के हमले का मुकाबला करने का मौका न मिला। कज़ाकों ने फौरन जहाज पे कब्जा किया, उसके माल और दौलत को अपने कब्जे में लिया। रेस ने अपने कज़ाकों को हुक्म दिया, हर चीज लुटनी चाहिए, जो कुछ है वो हमारा है। उसके बाद वो सारे खजाने, सोने के बक्से, चांदी, जवाहरात जो पैसेंजर में थे कज़ाकों के हाथ में आ गए और पैसेंजर की लूटमार एक शानदार कामयाबी थी कज़ाकों की, और उसका माल तकरीबन $8 मिलियन की कीमत तक पहुंचा था, जो उस दौर के हिसाब से एक बेपनाह दौलत हो सकती थी। 1716 का साल, जब फ्रांसीसी तजारती जहाज बेलरी मगरबी इंडीज से वापस आ रहा था, अपने साथ एक खजाना लेकर जो किसी सल्तनत के खजाने से कम नहीं था, और बेलरी का माल उसके पूरे सफर का मकसद था, जिसमें चांदी की हंडियां थी, सोने के सिक्के थे, जवाहरात थे और कीमती मसाले थे। उन अशिया का तखमीना लाखों की तादाद में था और यह जहाज पूरे यूरोप में एक तजारती कामयाबी का निशान बनने जा रहा था अगर वो मंजिल तक पहुंच जाता। समुद्र की गहराइयों में एक और स्याह साया जो छुपा हुआ था, अपने शिकार का मुंतजर था, और यह साया था जॉन एडवर्ड्स का, एक ऐसा कज़ाक जो अपने खूंखार तरीकों और बेरहम हमलों के लिए जाना जाता था। एडवर्ड्स के जहाज वेट्रस का रुख उस वक्त ब्लैरी की जानिब था जब वो एक बादल की तरह नमूदार हुआ और उसके अतराफ का सुकून यकदम टूट गया। समुद्र में गमगीन खामोशी छाई और फिर बेलरी पे हमला हुआ। जॉन एडवर्ड्स ने अपने कज़ाकों को हुक्म दिया कि यह माल हमारा है, और उसके बाद बेलरी के खजाने की लूटमार शुरू हुई। कज़ाकों ने बेलरी के जहाज पे जाके उसके अमले को यरगमाल बनाया, तमाम कीमती अशिया लूटी, सोने के बक्से, चांदी की हंडियां, जवाहरात का अंबार कज़ाकों के कब्जे में चला गया, और बेलरी का माल भी समुद्र की लहर में गर्क होने के मुतरादिफ था। उस लूट मार की मालियत तकरीबन $8 मिलियन तक पहुंची, जो उस दौर में एक हैरत अंगेज रकम थी। और यह हमला भी समुद्री तारीख का एक अजीम वाक़या है, क्योंकि जॉन एडवर्ड्स का यह हमला उसके नाम को समुद्र की गहराइयों में एक खौफनाक अफसाना बना गया। बेलरी का खजाना भी आज तक किसी को वापस नहीं मिला, उसके शवाहिद नहीं मिले। फिर साल था 1600 का, जब जापान के साहिली शहर किवशु से एक अजीम तजारती जहाज डॉन सेट्सो अपने सफर पर रवाना हुआ। उस जहाज की खास बात यह थी कि उसमें जापान की सल्तनत की खजाना बरदारी की एक नादिर सूरत थी, यानी सोना, चांदी, कीमती तांबे की धातें, बेशुमार नफीस सामान जो अशिया यूरोप तक लेके जानी थी। और यह माल ना सिर्फ जापान की तजारत का संग मील था, बल्कि आलमी सतह पर इसकी कदर कीमत में बेपनाह इजाफा होता जा रहा था। लेकिन उस अजीम माल के साथ एक खौफनाक तकदीर जुड़ी हुई थी। समुद्र की गहराइयों में एक बादल की तरह छुपे हुए कज़ाकों का गिरोह, जो दिन रात अपने शिकार की तलाश में रहता। उन कज़ाकों की क़यादत कर रहा था वही हेनरी ब्लैक, एक ऐसा कज़ाक जिसका नाम समुद्री दुनिया में दहशत का निशान था। और हेनरी ब्लैक ने अपने जहाज टाउट क्रोस के जरिए दुनिया के सबसे बड़े तजारती रास्तों पर नजर रखी, और अब उसका हदफ था डॉन सेट्सो। एक शाम जब डॉन सेट्सो का जहाज जापान के साहिलों से दूर अपनी मंजिल की जानिब रवां हो रहा था, तो नाइट क्रॉस ने उसका पीछा शुरू किया। समंदर में छुपे हुए खतरात को कोई अंदाजा नहीं था। डॉन सेट्सो के अमले को इस हमले की तवक्को नहीं थी। जैसे ही नाइट क्रॉस के कज़ाकों ने डॉन सेट्सो को घेरा, उन्होंने अपने तेज हमले किए। डॉन सेट्सो का अमला मज़ाहमत करने की कोशिश करता रहा, लेकिन कज़ाकों की बेरहम जंगी हिकमत अमली और तैयारी के आगे उनको कोई फायदा न हुआ। कज़ाकों ने एक हमले में डॉन सेट्सो पे कब्जा किया, उसकी मालो दौलत को लूटा, सोने के बॉक्सेस, चांदी की हंडियां, कीमती धातें, जापान के खजाने, सब कुछ कज़ाकों के हाथ आ गया। हेनरी ब्लैक ने अपने कज़ाकों को हुक्म दिया, ये माल समुंदर की गहराइयों में नहीं, हमारे हाथों में होना चाहिए। और उसके बाद वो लम्हा था जब डॉन सेट्सो का माल
समुंदर के उन कज़ाकों के हाथ आया और उस जहाज के लिए तो वो सामान समुंदर में गर्क हो गया। ये लूटमार उस वक्त की सबसे बड़ी समुद्री लूटमार थी और इसमें छुपी मालियत आज भी एक राज बनी हुई है। डॉन सेट्सो का खजाना एक अंदाजे के मुताबिक $10 मिलियन के बराबर बताया जाता है, जो उस दौर की एक गैर मामूली रकम के बारे में था। फिर साल था 1725 का, जब चीन का एक अजीम तजारती जहाज डेजियन बहरुल काहिल में अपने सफर पर रवाना हुआ। ये जहाज एक बहुत बड़ी तजारती मिशन पे था, जिसमें चीन के कीमती सामान शामिल थे। सोना था, चांदी थी, उनका कीमती कपड़ा था, कीमती चीनी मट्टी के बर्तन थे, मुनफरिद जवाहरात थे। और उस जहाज का मकसद ये था कि वो चीनी माल को मगरबी दुनिया के बाजारों तक पहुंचाएगा, ताकि चीन की सल्तनत की ताकत और शान शौकत में इजाफा हो। लेकिन समंदर की गहराइयों में एक खतरा छुपा हुआ था, जो उस अजीम जहाज के माल पे नजर रखे हुआ था। और ये खतरा था जॉन मार्टिन, एक ऐसा कज़ाक जिसका नाम समंदर में सुनने से ही खौफ आता था। जॉन मार्टिन अपने जहाज ड्रैकन हार्बर के जरिए मगरबी साहिलों पर हमला आवर होता और तजारती जहाज़ों की लूट मार करता। उसका मकसद था चीन की मालो दौलत को लूटना, दुनिया भर में अपने लिए शोहरत कमाना। और जॉन मार्टिन की कश्ती समुद्र में एक साया बन के हरकत करती थी और उसने डेजियन का पीछा करना शुरू कर दिया। समुद्र की लहर में छुपे हुए डेजियन के अमले को यह अंदाजा नहीं था कि उनकी तकदीर में क्या छुप के आया। जब डेजियन एक रात बहरुल काहिल की पुरसकून लहर पे था, जॉन मार्टिन ने अपने कज़ाकों के साथ उस पर हमला किया। कज़ाकों ने अपने तेज़ हमले के जरिए उसको घेरा। उसके अमले ने मज़ाहमत की कोशिश की, लेकिन कज़ाकों की ताकतवर कश्ती और जंगी हिकमत अमली के आगे उनकी कोई न चली। जॉन मार्टिन ने अपने कज़ाकों को हुक्म दिया, हमें इनका हर खजाना चाहिए। और उसके बाद वो लूटमार का आगाज हुआ। डेजियन की तमाम कीमती अशिया, सोने की हंडियां, चांदी के सिक्के, चीनी मट्टी के बर्तन, जवाहरात, सब कुछ कज़ाकों के कब्जे में आया। और उस लूटमार की मालियत तकरीबन $12 मिलियन तक पहुंचती थी, जो उस दौर की इंतहाई बड़ी रकम थी। और यह हमला समुद्री तारीख में खौफनाक संग-ए-मील साबित हुआ क्योंकि इसमें लूटे जाने वाले माल ने जॉन मार्टिन को समुद्री कज़ाकों का बादशाह बना दिया। डेजियन का खजाना आज तक समुद्र की गहराइयों में दफन है और जॉन मार्टिन का नाम हमेशा उन कज़ाकों की फहरिस्त में शामिल रहेगा, जिन्होंने समुद्र के सकूत को तोड़ा और एक अजीम तजारती कश्ती को लूट कर उसकी दौलत को अपने कब्जे में लिया। और आज तक उस जहाज का खजाना भी कभी नहीं मिला। फिर साल उससे पीछे का है 1689 का, जब अंग्रेजी तजारती जहाज हम्बल ट्रायर अपने सफर के ऊपर रवाना हुआ। यह जहाज बहरुल काहिल के तजारती रास्तों पर सफर कर रहा था और इसमें वह तमाम माल था जो एक सल्तनत की शान बन सकता था। भारी मिकदार में सोने के सिक्के थे, कीमती जवाहरात थे, जो अंग्रेजी ताजरों ने मशरकी एशिया से खरीदे थे। और हम्बल ट्रायर का मकसद था कि वो ये खजाना यूरोप की मार्केट्स तक ले जाए, ताकि अंग्रेजी तजारत को मजीद फरोग मिल सके। मगर उसके सफर की तकदीर में कुछ और ही लिखा था। समंदर की गहराइयों में जहां खामोश लहरें बहती थीं, एक और साया जो स्याह था छुपकर मौजूद था, और ये साया था चार्ल्स डाक का, एक ऐसा कज़ाक जो अपने बेरहम हमलों के लिए मशहूर था। चार्ल्स डाक और उसके कज़ाकों का जहाज नाइटफॉल हमेशा तजारती जहाज़ों के पीछे लगा रहता था और उनके माल को लूटना उनका मकसद था। चार्ल्स ने अपने जहाज के जरिए समुद्र में शिकार की तलाश शुरू की और उसका इंतखाब था हम्बल ट्रायर। जब हम्बल ट्रायर एक मामूली दिन पे अपने सफर में था, समुद्र में अचानक एक धुंध छाई और फिर नाइटफॉल उस धुंध में से निकला जैसे एक खौफनाक साया निकलता हो। कज़ाकों ने अपने तेज रफ्तार हमले का आगाज किया और हम्बल ट्रायर के अमले को लम्हों में मगलूब कर लिया। चार्ल्स डाक और उसके कज़ाकों ने जहाज पे कब्जा किया, तमाम कीमती अशिया लूटी, सोने के सिक्के, चांदी, जवाहरात उसके अंबार कज़ाकों के हाथ में आ गए। और चार्ल्स डाक ने अपने कज़ाकों को हुक्म दिया था, ये माल हमारा है और हमें इसका मुकम्मल इख्तियार हासिल है। और उसके बाद वो माल जो कभी हम्बल ट्रायर का था, समुंदर की गहराइयों में डूबा हुआ दिखाई दिया। उस लूटमार की मालियत तकरीबन $7 मिलियन तक थी। लेकिन चार्ल्स डाक का यह हमला समुद्री कज़ाकों की तारीख में एक यादगार वाक़या बना। 1688 का साल, उससे एक साल पहले, जब हम्बल ट्रायर पे हमला हुआ, उस वक्त किंग हैव, जो एक अजीम चीनी तजारती जहाज था, बहरुल काहिल के रास्तों पे था। यह जहाज चीन से कीमती सामान लेकर मगरबी बाजारों में फरोख्त करने जा रहा था। सोना, चांदी, नायाब तांबे की धातें, मशहूर चीनी बर्तन जो दुनिया भर में अपने नफीस और मुनफरिद डिज़ाइन के लिए मशहूर थे। किंग हैव का खजाना चीन के ताजरों के लिए फ़ख्र का सबब था और ये माल आलमी तजारत में एक नया संग-ए-मील बनने जा रहा था। लेकिन समुंदर की गहराइयों में फिर से एक खतरनाक कज़ाक छुप के बैठा था, जिसका नाम था एडवर्ड बल्क। एडवर्ड बल्क एक बदनामे ज़माना कज़ाक था, जिसका मकसद था तजारती जहाज़ों पर हमला करके उनकी मालो दौलत को लूटना। उसका जहाज रेड फॉल समुद्र में एक आफत की तरह हरकत करता, अपने शिकार का पीछा करता। किंग हैव उस वक्त समुद्र के खतरनाक इलाके में सफर कर रहा था, जहां पर एडवर्ड बल्क के कज़ाक छुपे हुए थे।
ایک دن جب کنگ ہیو بحر الکاہل کی پرسکون لہروں پہ تھا، ریڈ فال نے اس پہ اچانک حملہ کیا۔ کنگ ہیو کا عملہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ قزاقوں نے چند لمحوں میں جہاز پہ قبضہ کیا۔ ایڈورڈ بلک نے اپنی قزاقی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کنگ ہیو کے عملے کو قابو کیا، جہاز کے تمام قیمتی سامان پہ قبضہ کیا اور دیگر نایاب قیمتی اشیاء سب کچھ قزاقوں کے ہاتھوں میں آ گئے۔ سمندر کی گہرائیوں میں دفن ہونے والے ان خزانے کی داستانیں تو بہت سی موجود ہیں، لیکن یہ خزانے کبھی واپس نہیں آئے اور ان کی لوٹ مار کی داستانیں اب تک سمندری افسانوں میں زندہ ہیں۔ ایڈورڈ بلک کی طرح خونخوار قزاقوں نے نہ صرف تجارتی جہازوں کی تقدیر کا فیصلہ کیا، بلکہ تاریخ کے صفحات پر اپنی دہشت کو نقش کیا۔ ان کی کہانیاں صرف ایک یادگار نہیں رہیں، بلکہ انہوں نے سمندری قزاقوں کی پوری نسل کو ایک نشاں بنا دیا۔ کنگ ہیو، ڈزین اور دیگر تجارتی جہازوں کی لوٹ ماریں سمندر کے سائے میں دفن ہیں، اور آج بھی وہ خزانہ کہیں سمندر کی تہہ میں چھپا ہوا ہے، شاید کبھی سامنے نہ آئے۔ ان قزاقوں کے حملوں کا اختتام ایک بدنام تاریخ کے طور پہ ہوا، جہاں دولت، طاقت اور خون کی قیمت چکائی گئی۔ ان کی داستانیں اب ایک ایسی حقیقت بن چکی ہیں جس کا کوئی نہ اختتام ہے اور نہ کوئی آغاز۔ صرف ایک ایسا سوال باقی ہے کہ کیا اس خزانے کا کبھی پتہ چلے گا؟ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔